हेलो स्टूडेंट, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा था। उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें हम लोग ने डिफरेंट पार्ट्स देखे थे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और बाकी के उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं उसके बारे में पढ़ा था, और टेस्टिस और ओवम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सो अभी ये आगे का जो पार्ट है वो है मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। ओके, सो ये ऑकर होता है किसमें, फीमेल में मोस्टली ऑकर होता है, मतलब हमेशा हर टाइप के फीमेल एनिमल किंगडम के हर फीमेल में ये पॉसिबल है, ये हमेशा होता है, हर मंथ होता है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो जब फीमेल का जब ग्रोथ होता है तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जब फीमेल फीटस में रहती है, अगर कोई बेबी है वो फीमेल है, मम्मी के पेट में है, तो वो उसके पास 2 to 4 मिलियन एग तभी होते, तभी उस साइड जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं वो बर्थ के टाइम। ठीक है, और वो जब गर्ल जब 11 to 12 ईयर्स की होती है तो उसके बाद उसका मैच्योरेशन फेज आता है, तभी जाके वो जो उस साइड से वो मैच्योर होते हैं और वो हर मंथ जो होते हैं रिलीज होते हैं। ओके, तो वो हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, सो एक पुबर्टी के एज के बाद जो है ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है ऑकर होता है। ठीक है, सो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें 4 हार्मोन्स का मेन रोल है, वो हमें याद रखना है। ठीक है, ये तुम्हें बहुत छोटे टॉपिक करके दिया है, वो ये भी बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक हो सकता है, पर यहाँ पे आप लोग को बहुत छोटा कंबाइंड और एकदम कंबाइंड फॉर्म में दिया है। ज़्यादा आप इतना जितना भी हो सके उतना तुम सिर्फ पढ़ के तुम्हें समझ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस स्टेप से वो हमें याद रखना है एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगोस चेंजेस एट पुबर्टी। सो वो चेंजेस कितने डेज में होते हैं, 28 to 30 डेज में होते हैं। ठीक है, दिस रिपीटेटिव चेंजेस आर कॉल्ड एज अ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और इसी को हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, वो नेचुरली होता है और वो 4 हार्मोन उसे कंट्रोल करते हैं। तो 4 हार्मोन के नाम हमें पता होने चाहिए। ठीक है, पहला हार्मोन जो है वो है फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, सेकेंड हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थर्ड है ईस्ट्रोजन एंड फोर्थ है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, सो ये 4 हार्मोन जो है वही मेन रोल प्ले करते हैं कि जब ओवम में जो फोलाइकल है उसमें से oocytes कब निकलेंगे, और oocytes निकलेंगे तो अगर फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, उस अकॉर्डिंग जो है ये हार्मोन्स जो होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, तो जब ओवरी में से जब oocytes डेवलप होते हैं, ठीक है, तो वो फोलाइकल के अंदर, फोलाइकल मतलब क्या, एक उसके oocytes के बाजू में जो है ना कवरिंग होती है। ठीक है, तो वो फोलाइकल के अंदर oocytes जो होते हैं ग्रो होते हैं। ठीक है, तो उसी के अंदर रहते हैं। तो फोलाइकल जो है वो डेवलप होते हैं अलॉन्ग ओवरी के अंदर, अलॉन्ग विद द oocytes के साथ डेवलप होते हैं, और वो कौन से हार्मोन की वजह से होते हैं, फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, जो फोलाइकल है और oocyte है वो डेवलप होते हैं साथ में ओवरी के अंदर, तो उसको कौन से हार्मोन की वजह से होते हैं, वो फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से। ठीक है, अब ये जो फोलाइकल है, ये फोलाइकल क्या करेगा, ये क्या सिक्रेट करेगा, ईस्ट्रोजन सिक्रेट करेगा। ठीक है, ये सेकेंड हार्मोन जो फोलाइकल है वो ईस्ट्रोजन सिक्रेट करेगा। ठीक है, पहले क्या हुआ, फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने क्या करवाया, वो oocytes और फोलाइकल को ग्रो करने दिया ओवरी में। ओके, उसके बाद क्या हुआ, जो फोलाइकल है उसने कौन सा हार्मोन सिक्रेट किया, ईस्ट्रोजन। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप। उसके बाद क्या होता है, एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस स्टार्ट टू डेवलप और रीजनरेट अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन। तो जैसे ही फोलाइकल ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करने लग गया, ठीक है, तो जैसे ही फोलाइकल ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करने लग जाएगा तो यूटेरस पार्ट होता है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद नीचे होता है, वो वजाइना बोलते हैं, यूटेरस बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जो वॉल होता है यूटेरस का उसको एंडोमेट्रियम वॉल बोलते हैं। ठीक है, तो वो एंडोमेट्रियम वॉल जो रहता है वो डेवलप होने लग जाता है। ठीक है, तो वो स्टार्ट टू डेवलप, फर्स्ट साइकिल होता है तभी वो डेवलप होने लग जाता है। ठीक है, तो उस वॉल को हम लोग एंडोमेट्रियम वॉल बोलते हैं। ठीक है,
और वो किसके इफेक्ट में, ईस्ट्रोजन जैसे ही फॉलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंदर ओसाइट्स और फॉलाइकल डेवलप होने लग जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो ईस्ट्रोजन है फॉलाइकल के अंडर वो हार्मोन प्रोड्यूस होने लग जाएंगे, और वो हार्मोन जैसे ही प्रोड्यूस होने लग जाएंगे वैसे ही जो है एंडोमेट्रियम जो है वो भी डेवलप होने लग जाएगा। ठीक है, फिर मीनवाइल फॉलाइकल कंप्लीट्स इज डेवलपमेंट, जब तक वो एंडोमेट्रियम डेवलप होगा ईस्ट्रोजन की वजह से, ठीक है, वैसे ही क्या होगा, फॉलाइकल कंप्लीट मतलब फॉलाइकल अपना डेवलपमेंट कंप्लीट कर देगा। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर इट बर्स्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड oocytes इज रिलीज। तो अभी क्या होता है, अभी फॉलाइकल डेवलप हो गया और फॉलाइकल के अंदर oocytes है। ठीक है, oocytes वही है जो एग है जो स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, तो अभी वो रेडी हो गए तो वो फटता है, बर्स्ट होता है वो फॉलाइकल, और oocyte जो है वो बाहर रिलीज होता है। ठीक है, तो वो बाहर रिलीज होता है कौन से हार्मोन के इफेक्ट में, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है उसके इफेक्ट में, मतलब वो हार्मोन प्रोड्यूस होता है तो वही उसने मतलब उन्हें फोर्स करता है कि वो बर्स्ट हो, और वो बर्स्ट होने के बाद oocyte जो है वो बाहर रिलीज होता है। ठीक है, तो जैसे ही वो oocyte जो है बाहर आता है फॉलाइकल से बर्स्ट होके, वो पीरियड को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन पीरियड। ठीक है, वो पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन पीरियड। फिर जो भी बस्ट हुआ फॉलाइकल है बचा हुआ, वो क्या फॉर्म करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, वो क्या फॉर्म करता है, कॉर्पस ल्यूटियम, और यही कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करेगा। वो क्या सीक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन, फोर्थ हार्मोन सीक्रेट करेगा। ठीक है, फिर एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होते हैं वो अपना सिक्रीशन किसके इफेक्ट में करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। पहले तो वो एंडोमेट्रियम डेवलप हो रहा था ईस्ट्रोजन की वजह से, अब जैसे ही वो डेवलप हो गया तो वो क्या सीक्रेट करेगा, वो उसका जो ग्लैंड है वो क्या सीक्रेट करेगा, वो अपना जो भी सिक्रीशन है, जो भी हार्मोन है वो करेगा, किसके इफेक्ट में करेगा, वो प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट में करेगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा। ठीक है, अभी वो जो एंडोमेट्रियम जब वो सिक्रीशन कर देगा किसके इफेक्ट में, प्रोजेस्टेरॉन के, तो उसके बाद वो रेडी हो जाएगा इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। मतलब जैसे ही वो oocyte आया है, अगर वो oocyte फर्टिलाइज हो गया तो वो यूटेरस के एंडोमेट्रियम वॉल के और एंडोमेट्रियम ग्लैंड के साथ जो है वहाँ पे क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, प्लासेंटा बनाएगा, और वो प्लासेंटा के कवरिंग के अंदर ही जो बेबी ग्रो होगा अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा, देखो यहाँ पिक्चर दिखा है, एकदम क्लियर पिक्चर है। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा कि ओवरी के अंदर फॉलाइकल डेवलप होने लगते हैं किसके साथ, oocytes के साथ। ठीक है, जैसे ही वो डेवलप होते रहते हैं, वो कौन से मतलब हार्मोन के थ्रू होते हैं, फॉलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के थ्रू वो ग्रो होते हैं। ठीक है, जैसे ही वो ग्रो होने लग जाएगा तो फॉलाइकल जो है, सिर्फ फॉलाइकल वो क्या सीक्रेट करेगा, ईस्ट्रोजन। ठीक है, अब वो ईस्ट्रोजन जैसे सीक्रेट करने लग जाएगा तो एंडोमेट्रियम जो है यूटेरस का, वो भी डेवलप होने लग जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो डेवलप होने लग गया और जैसे उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है फॉलाइकल जो है वो पूरा तब तक कम्प्लीटली डेवलप हो जाएगा, फिर वो बर्स्ट होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से, और उस oocyte जो है वो बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो वो जो बचे हुए फॉलाइकल जो बर्स्ट हुए हैं वो क्या फॉर्म करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, वो कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब ये प्रोजेस्टेरॉन जो सीक्रेट हुआ है वो क्या करेगा, जो एंडोमेट्रियम वॉल का जो ग्लैंड जो है वो सिक्रेशन करेंगे, और उसके बाद जो है वो एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग ने ये पढ़ा कि ये ऐसा होता है। ठीक है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, और मतलब फर्टिलाइजेशन हो या ना हो उसके पहले जो स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है, ये सब स्टेप होता है, वो हम लोग ने देखा। ठीक है, सो ये हम लोग ने अभी तक स्टेप पढ़ा है कि अगर वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है वो oocytes, वहाँ तक देखा। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन 24 आवर्स में होता है तो वहाँ पे जाइगोट बनेगा और एम्ब्रियो बनेगा, और उसके बाद वहाँ पे प्लासेंटा बन के जो है बेबी का ग्रोथ होगा। ठीक है, अगर 24 आवर के अंदर वो oocyte का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब वो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट
नहीं करेगा, ठीक है। और वो जो कॉर्पस ल्यूटियम है अभी वो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट नहीं कर रहा है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस अल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर ड्यू टू दिस सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप कम्प्लीटली, वो पूरी तरह से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का ना जो भी सिक्रीशन है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। फिर एंडोमेट्रियम जो यूटेरस में डेवलप हुआ था वो भी डीजनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दो हार्मोन उसके लिए अवेलेबल नहीं है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। सो जो भी टिश्यू है वो डीजनरेट हो गया, और वो जो अनफर्टिलाइज ओवम है, मतलब वो जो ऊसाइड जो फर्टिलाइज नहीं हुआ है वो बॉडी से डिस्कार्ड होगा थ्रू वजाइना के थ्रू जो है वो डिस्कार्ड होगा, ठीक है। सो ये डिस्कार्ड होने के लिए कंटिन्यूस ब्रीडिंग होती है, और वो कंटिन्यूस ब्रीडिंग की वजह से वो एंडोमेट्रियम जो डिस्कार्ड टिश्यू है वो और वो अनफर्टिलाइज ओवम दोनों ही कम्प्लीटली रिमूव होता है बॉडी में, और इसके लिए 5 डेज लगते हैं। और इसी को पूरे प्रोसेस को बोला जाता है, ये ब्लीडिंग को ही बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। सो ये हर फीमेल को मतलब हर एक गर्ल को होता है, फीमेल को भी होता है। अप टू 45 to 50 ईयर्स हर मंथ जो है ये मेंस्ट्रुएशन कैरी होता है हर फीमेल में, ओके, आफ्टर द एज ऑफ पबर्टी, ठीक है। अगर unless the oocyte is fertilized and embryo is implanted, this process is repeated every month. If the embryo is implanted, repetition of this cycle is temporarily stopped till the parturition and therefore period of breastfeeding. Menstruation cycle is a natural process and women experience several pain during this period. इसमें ये बताया गया है कि अगर oocyte फर्टिलाइज हो जाता है तो एम्ब्रियो वहाँ पे डेवलप होता है और वो बेबी कैरी होता है। तो जब तक 9 मंथ्स तक अगर बेबी वहाँ पे डेवलप हो रहा है तब तक जो है ये ब्लीडिंग जो है वो नहीं होता है, ठीक है। अगर बेबी मतलब वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ है और बेबी जो है रहेगा 9 मंथ तक, तो वहाँ तब तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। अगर वो मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जाइगोट नहीं बना, एम्ब्रियो नहीं बना, तो ये हर मंथ जो है ये कैरी होता है हर एक फीमेल में, ठीक है। तो जब ये ऐसा होता है तो फीमेल को पेन होता है, मतलब अनकॉन्शियस फील होता है, इरिटेशन होता है, तो उस टाइम पे ना फीमेल को थोड़ा केयर करना चाहिए और उनको अपना पर्सनल हाइजीन भी देखना चाहिए और थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए। तो ये हम लोग ने जो पढ़ा है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल वो फीमेल के अंदर होता है, ठीक है। एनिमल किंगडम के हर एक फीमेल में होता है, पर हर एक का स्टेप्स अलग होते हैं। जैसे डॉग में जो फीमेल डॉग होती है उन्हें भी होता है, पर उन्हें 9 मंथ्स के बाद आता है, मतलब इधर उधर गैप कितना रहता है, 9 मंथ्स का गैप रहता है। तो ऐसे अलग अलग वे होता है, अलग अलग एनिमल में अलग अलग टाइम पे ऑकर होता है। तो फीमेल में जो है ह्यूमन बीइंग के फीमेल में मोस्टली सिर्फ 1 मंथ का गैप होता है, तो उसके थ्रू वो 20 to 30 डेज के गैप में वो रिपीट होता रहता है ये साइकिल, ठीक है। अभी हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अभी हम लोग 21st इसमें आ गए हैं, सदी में आ गए बोलते हैं। तो हम लोग बहुत सारी नई चीज़ें डेवलप होती है, तो उस अकॉर्डिंग इस चीज़ में भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, टेक्निक्स निकली है। अगर मेल में प्रॉब्लम है तो भी उसके लिए भी कोई अलग टेक्निक है, या फीमेल में प्रॉब्लम है तो वो भी उसके लिए भी टेक्निक निकला हुआ है, ठीक है। Many couples cannot have children due to various reasons, and in case of a woman, irregularity in menstruation cycle, difficulties in oocyte production, obstacles in the oviduct, difficulties in implantation in uterus, and many other reasons are responsible for this, ठीक है। And absence of sperm in semen, slow movement of sperm, abnormalities of sperms are the reason in case of males, ठीक है। इसमें बताया क्या है कि मेल और फीमेल में जो भी प्रॉब्लम हुआ, अगर वो फीमेल है तो अगर वो oocyte अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो रहे, ठीक है, वो फर्टिलाइज नहीं अच्छे से हो पा रहे, वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे, या कोई मूवमेंट नहीं हो पा रहा है उनका, मतलब वो ओवम से ओविडक्ट में या यूटेरस में नहीं आ पा रहे, तो उसके लिए अलग अलग टेक्निक है, ठीक है। वैसे स्पर्म जो है वो नहीं मूवमेंट कर पा रहा है, मतलब वो ओवम को जाके फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है प्रोड्यूस होने में, तो उसके लिए जो है वो हम लोग अलग सा टेक्निक निकाला गया है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहला जो टेक्निक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है IVF, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
इसमें क्या होता है, इसको टेस्ट ट्यूब, अगर इस फर्टिलाइजेशन से कोई बेबी प्रोड्यूस होता है उसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अगर वुमेन जो है वो अपने यूटेरस में बेबी को कैरी करके नहीं रख सकती, मतलब अगर वो बेबी को कैरी करती है तो कुछ प्रॉब्लम हो जाता है या वो बेबी मर जाता है, कुछ हो जाता है, इसकी वजह से जो है ये सब टेक्निक यूज़ किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, वुमेन का जो है ओवसाइट्स और मेल का जो स्पर्म है उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज किया जाता है और उसके बाद वो जाइगोट बनने के बाद उसको दूसरी फीमेल में इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, सो ये जो प्रोसेस होता है इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो मतलब लैब के अंदर, इन विट्रो मतलब लैब के अंदर कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो बोलते हैं। और ये प्रोसेस जो किया है उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इसलिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इन विवो मतलब बॉडी के अंदर ही होता है, सेल्स के अंदर या बॉडी के अंदर, उसको इन विवो बोला जाता है। और इन विट्रो मतलब लैब में होता है। ठीक है, सो इसमें यही होता है कि अगर कोई कपल जो है उनका कोई भी प्रॉब्लम है या मेल में प्रॉब्लम है या फीमेल में प्रॉब्लम है तो ये टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन किया जाता है और उसके बाद वो जाइगोट को इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, तो ये पहला प्रोसेस था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फिर सैरोगेसी। ठीक है, अभी सैरोगेसी में क्या होता है कि अगर फीमेल जो है वो बेबी को कैरी नहीं कर पा रही है तो उसका IVF किया, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर दिया और वो जाइगोट जो फॉर्म हुआ है वो किसी दूसरी फीमेल के यूटेरस में जाके इम्प्लांट कर देंगे तो 9 मंथ्स तक उनका बेबी वो दूसरी फीमेल के यूटेरस में ग्रो होगा। ठीक है, और वो डिलीवरी होने के बाद वो बेबी उन लोग जिनका मतलब स्पर्म और ओवम था उनको वापस दे दिया जाता है और वो जो लेडी है वो 9 मंथ्स तक सिर्फ कैरी करती है बस, तो उस फीमेल को हम लोग सैरोगेट मदर बोला जाता है। तो ये प्रोसेस को सैरोगेसी बोला जाता है। अगर कोई फीमेल जो है अपने बेबी को कैरी नहीं कर सकती तो दूसरी फीमेल के इसमें इम्प्लांट किया जाता है और उसको सैरोगेसी बोलते हैं। और ये सैरोगेसी करने के बाद वो जो फीमेल जिसने 9 मंथ्स तक रखा गया है उसको सैरोगेट मदर बोलते हैं और उनका उसके बच्चे पे कोई हक नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे लॉ प्रोसीजर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये साइन किया जाता है कि ऐसा ऐसा है और उस अकॉर्डिंग जो है वो फीमेल जो है 9 मंथ तक सिर्फ कैरी करती है और बेबी डिलीवरी होने के बाद उनको दे दिया जाता है। ठीक है, ना स्पर्म बैंक एंड सीमेन बैंक। अभी हमने ब्लड बैंक सुना है, बाकी सब सुना है, वो उस अकॉर्डिंग ये न्यू कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये न्यू कॉन्सेप्ट ब्लड बैंक जैसा ही है। अभी कोई मेल होते हैं जो वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाते, सीमेन प्रोड्यूस नहीं कर पाते। ठीक है, मतलब वो टेस्टिस में का जो स्पर्म और वो जो सिक्रीशन इजैक्यूलेटरी डक्ट का और प्रोस्टेट ग्लैंड का, कॉपलर ग्लैंड का कोई सिक्रीशन नहीं हो पाता है, तो ये सब प्रॉब्लम होने की वजह से उनका स्पर्म जो है वो एबल को इतना मतलब कैपेबल नहीं होता है कि वो ओवम को जाके फर्टिलाइज कर दे। हाँ, तो फिर इसमें क्या होता है, अगर कोई कपल है और उसमें ऐसा प्रॉब्लम है तो फीमेल के बॉडी में वो स्पर्म बैंक से स्पर्म लेते हैं और वो जिसका भी स्पर्म डोनेट किया हुआ रहता है उसका नाम वगैरह कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, वो इलीगल है पता होना, वो इलीगली किसी को भी नहीं पता कर सकते कि किसका स्पर्म है, बस वो स्पर्म रहता है स्पर्म बैंक में। अगर वो आदमी अगर वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो वहाँ से डॉक्टर जो है वो स्पर्म बैंक से वो स्पर्म लेते हैं और वो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं फीमेल की बॉडी में। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है और वो बेबी जो है उस ग्रो होता है मदर के पास। ठीक है, सो ये भी एक बैंक है ब्लड बैंक जैसा, बस तुम्हें याद रखना है। ठीक है, उसको स्पर्म बैंक और सीमेन बैंक ये दोनों बोला जाता है। ठीक है, और इसमें ना अगर जो भी बच्चा होता है वो उसका अधिकार वो सिर्फ वो मदर और फादर का ही होता है। ठीक है, अब वो स्पर्म जहाँ से भी लाया है, वो स्पर्म का किसने भी डोनेट किया है वो हमें पता नहीं होता है। ठीक है, वो हमें वो लॉ रहता है कि उस अकॉर्डिंग अगर स्पर्म बैंक से ले रहे तो वो जो स्पर्म जो ख़रीदा हुआ है उस पर वो जिसने भी उस डोनेट किया रहेगा उसका कोई हक नहीं रहेगा, क्योंकि उसने भी पैसे लिए रहते हैं वो स्पर्म डोनेट करने के लिए। ठीक है, तो इसी के ऊपर एक फिल्म बनी थी विकी डोनर करके, सो वो भी स्पर्म बैंक के ऊपर है, तो ये वही कॉन्सेप्ट है। ओके,
उसके बाद है ट्विंस। तो ट्विंस कैसे डेवलप हो जाती है, अगर एक ही टाइम में दो उस साइड फर्टिलाइज हो गए, ठीक है, या एक ही उस साइड जो है वो खुद ही डिवाइड हो गया दो पार्ट में, ठीक है, एक ही उस साइड दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो भी ट्विंस होते हैं। तो कोई जॉइंट होते हैं और कोई सेपरेट होते हैं, ठीक है, और कोई आइडेंटिकल होते हैं और नॉन आइडेंटिकल होते हैं। तो उसके हिसाब से ये है ट्विंस है। तो अगर टू एम्ब्रियोज डेवलप साइमल्टेनियसली इन द सेम यूटेरस, 10 ऑफस्प्रिंग्स आर डिलीवर साइमल्टेनियसली। अगर दो उस साइड जो डेवलप होंगे तो वो दो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सच ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड एज अ ट्विंस, उनको ट्विंस बोला जाता है। मैनी कपल्स हैव ट्विंस और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्विंस, 2 टाइप्स के ट्विंस होते हैं, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक, ठीक है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं वो सिंपल एम्ब्रियोस के थ्रू जो होते हैं फॉर्म होते हैं, और ड्यूरिंग अर्लियर पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विद इन 8 days ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन सेल्स ऑफ दैट एम्ब्रियो डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। तो अभी वो उसमें क्या होता है, एक ही वो जो एम्ब्रियो वो 2 ग्रुप में डिवाइड होने लग जाती है। इसकी वजह से जो है वो एक ही एम्ब्रियो से 2 बेबी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। These 2 groups develop as 2 separate embryo and thus monozygotic twins are formed, ठीक है। अभी एक ही एम्ब्रियो से 2 फॉर्म होते हैं इसलिए उसको मोनोजाइगोटिक बोला जाता है। और such twins are genetically exactly similar to each other. Due to this, such twins are exactly similar in their appearance and their gender is also same, that is both will be either boy or a girl. इसमें क्या होता है कि वो 8 वीक के बाद वो एम्ब्रियो डिवाइड हो जाते हैं, 2 अलग अलगली सेपरेटली ग्रो होने लग जाते हैं, डेवलप होने लग जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, वो सेम एम्ब्रियो से हुए रहते हैं, इसलिए वो जेनेटिक जो होता है उनका जेनेटिक्स दोनों का सिमिलर होता है। और ये या तो वो दोनों गर्ल होंगे या तो वो दोनों बॉय होंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें बताया कि एम्ब्रियोनिक सेल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 groups 8 days after the zygote formation, and there is a high possibility of formation of co-joint twins. Such twins are born with the same part of a body joined to each other and some organs are common in such twins, ठीक है। तो इसमें बताया क्या है, सॉरी मैंने 8 वीक बोला था, बट 8 days आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ zygote फॉर्मेशन, 8 days के बाद वो एम्ब्रियो जो है वो सेपरेट होते हैं, या तो वो चिपके हुए भी हो सकते हैं, ठीक है, कि कुछ पार्ट जो है उनका चिपका हुआ रहता है, मतलब वो ट्विंस हुए रहते हैं, चिपके हुए भी होते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं। तो ऐसे अकॉर्डिंगली जैसे भी अगर एम्ब्रियो चिपका हुआ ही है, पूरी तरह से सेपरेट नहीं हुआ है, तो जब बेबी डिलीवर होगा वो दोनों चिपके हुए रहेंगे, उनका हाथ चिपका हुआ रहेगा एक ही साथ, या उनका हेड या उनका लेग ऐसा चिपका हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर ये हम लोग ने मोनोजाइगोटिक ट्विंस का पढ़ा, और डाइजाइगोटिक में क्या होगा कि 2 उस साइड रिलीज होगा ओवरी से और वो दोनों फर्टिलाइज हो जाएगा और 2 अलग अलग आराम से वो ग्रो होंगे, और जो बेबी डिलीवर होगा वो दोनों सेम नहीं दिखेंगे, मतलब जेनेटिकली पूरी सिमिलर नहीं रहेंगे, उनका अपीयरेंस डिफरेंट भी हो सकता है, सिमिलर भी हो सकता है, ठीक है। और वो ट्विंस जो होता है उनका जेंडर भी अलग अलग होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेल है तो दोनों मेल ही आएंगे और 2 फीमेल है तो दोनों फीमेल ही आएंगे, या सेम भी हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है, तो उसको डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अभी हम लोग ने इतना सब पढ़ा, जाइगोट, रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रियो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, बहुत सारा इतना सब डीप में पढ़ा, ठीक है। अभी हमें इतना सब पता है, ठीक है, पर उसका हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसका ख्याल कैसे रखना है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, अपने हेल्थ का कैसे ध्यान रखना चाहिए, वो सब भी बहुत सारा मतलब हमें अवेयरनेस करना पड़ेगा। अपने इंडिया में से कोई सामने से बात नहीं करता है, या गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन हो या कुछ भी हो, ठीक है, बट ये तो नेचुरल प्रोसेस है, हमें भगवान ने ही दिया है, हमें इसके ऊपर खुल के बात करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई गर्ल उस सिचुएशन से पास हो रही है तो समझना चाहिए, सामने वाले को समझना चाहिए कि हाँ इसके ऊपर इसको ऐसा हुआ है, हमें इसको रेस्ट देना चाहिए, इसको जो नीड है जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये भले ही हमारे इंडिया में मतलब कोई सामने से गर्ल नहीं बोल पाती है, बट ये फैक्ट है कि ये हर लेडी को होता है, हर एक गर्ल और फीमेल जो भी है सबको होता है। तो ये आफ्टर 1 month
हमेशा होता है। सो इसको हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो इधर पे हमें बताया गया कि ड्यू टू सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशन, इलिटरेसी, साइंस, जो भी है, जो भी मतलब हमें शर्म आती है या कोई औरत पढ़ी लिखी नहीं है, तो फिर अगर या किसी भी डर के वजह से या मतलब उसको शर्म आ रहा है, इसकी वजह से वो बोल नहीं पाती है, ठीक है। तो अगर उसको कुछ हुआ भी रहेगा तो वो बता नहीं पाती है, तो इसकी वजह से क्या है, वुमेंस में ना ये अवेयरनेस बहुत कम है। बट हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। क्यों, मेल हो या फीमेल हो, दोनों भी आजकल काम पे जाते हैं, दोनों भी मतलब ऊंचाइयाँ छू रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ मैन है वही आगे बढ़ रहा है, फीमेल भी आगे बढ़ रही है, ठीक है। वो भी बहुत टाइम तक जॉब करती है, सब कुछ करती है, घर चलाती है, जॉब पे जाती है, सब कुछ करती है, ठीक है। तो अभी हमें सिमिलरिटीज़ रखनी, कोई डिफरेंस नहीं रखना है उनमें। तो इसकी वजह से उनको भी, फीमेल्स को पीरियड्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो उसमें उन लोग ने बताया कि वो भी बाहर जाती है, अगर मंथ में उनको 5 डेज़ का ये प्रॉब्लम होता है तो उन्हें सैनिटरी पैड ला के देना चाहिए, उनके हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो भी है सबको अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई फीमेल पर्सनल हाइजीन नहीं होता या अगर वो पैड यूज़ नहीं कर पा रही है, वो कपड़े यूज़ कर रही है, तो उसके वजह से भी बहुत सारे कैंसर होते हैं। ओवेरियन कैंसर जो है आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फीमेल्स में पाए जाते हैं। इसकी वजह से हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। ये बहुत मतलब अवेयरनेस नहीं है अपने इंडिया में, पर आजकल धीरे धीरे ये सब अवेयरनेस आ रही है। तो अगर हमारे घर में बहन है या औरत है, ये चीज़ हमें समझनी चाहिए, ठीक है। और हमारे भले ही मैन हो या फीमेल हो, दोनों को अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अच्छे से हाइजीन रखना चाहिए, क्लीनलीनेस रखना चाहिए, अच्छे से टाइम टू टाइम उसको क्लीन करना चाहिए, और फीमेल्स को सैनिटरी पैड यूज़ करना चाहिए, और अपने हेल्थ का जब मेंस्ट्रुएशन होता है उन्हें आराम करना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमें एक और इसमें बताया डिजीज़ के बारे में। इसमें सिफिलिस और गोनोरिया ये जो होते हैं बहुत लार्ज स्केल में होते हैं, ठीक है। तो अगर एक इंसान को हुआ है और उसने उसके साथ उसने सेक्स किया, तो उसके बाद वो उसके सामने वाले पार्टनर को भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सिफिलिस और गोनोरिया जो होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, वो बैक्टीरिया ही होते हैं, पर वो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। उनके वजह से बहुत सारे मतलब ऐसे सिफिलिस और गोनोरिया के वो होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया जो है वो सेक्सुअल अपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो उसके वजह से क्या होता है, various part including genital rash, fever, inflammation of joint, alopecia, etc. are the symptoms of syphilis. Painful and burning sensation during urination, oozing of pus through penis and vagina, inflammation of urinary tract, anus, throat, eyes, etc. are the symptoms of gonorrhea, ठीक है। सिफिलिस का इसमें सिम्टम्स बताया कि रैश होते हैं, फीवर होते हैं, और जॉइंट्स जो होते हैं वो सूजन आ जाती है। ये सब जो होता है सिफिलिस में होता है। गोनोरिया में होता है जब यूरिनेशन होता है तो जलन होती है, पेन होता है, फिर पस निकलता है, मतलब वाइट कलर का ऐसे पानी निकलना वजाइना से वगैरह। फिर यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो उसका इन्फ्लेमेशन मतलब वो उसका सूजन आ जाना, आई में सूजन आना, थ्रोट में सूजन आ रहा, ये सब जो है वो गोनोरिया में होता है। तो ये सेक्सुअल डिजीज़ होते हैं जो हमें याद रखने, कौन सा है, गोनोरिया और सिफिलिस। इसलिए हमें हमेशा प्रोटेक्शन के साथ सब कुछ अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, अच्छे से क्लीनिनेस रखना चाहिए। तो ये जो है अवेयरनेस तुम्हें ये चैप्टर दिया गया है कि तुम्हें ये सब पता हो, और आगे जाके तुम लोग भी बड़े होने वाले, तो तुम्हें ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग ने जो पढ़ा बहुत लंबा चैप्टर है, इसको आप लोग को 2-3 बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरी तरह से अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट।